आज राजनीति युवा शक्ति की तीन शख्सियत जाने माने चेहरे और तीनों को एक साथ स्टूडियो में बुलाया है। प्रमोद जी डौकिया जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, भाई बांकाराम जी दूसरी बार पार्षद कार्यकाल पूरा किया गया, आर्मी में रह के आए भाई रमेश जी मोट जो मोतियाना तालाब पहले सांसटा में थे, अब नई ग्राम पंचायत बन गई है मोतियाना तालाब। इनमें तीनों राजनीति में भाग्य आजमा रहे हैं। आप भी इनकी तरह हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, आपके विजन को जनता तक तेजल मीडिया पहुंचाएगा। नमस्कार, आप तेजल मीडिया देख रहे हैं। तेजल मीडिया पर यहाँ दो युवा चेहरा आपको दिखाई दे रहे हैं। बांकाराम जी पार्षद जो 2 बार पार्षद रह चुके हैं, और इधर भाई प्रमोद डौकिया जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, और आज जो है राजधानी पहनावे के अंदर तेजल स्टूडियो में आए हैं, यानी मेरे पारिवारिक मित्र है। तो इनसे भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम साहब, पेमाराम जी और पूरे बाड़मेर थारवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रमोद डौकिया, हमारा मूल गांव खड़ीन है और मैं 2007 में मैंने 12वीं क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद में जैसे ही कॉलेज का टाइम आया, उस टाइम से मन में एक इच्छा थी कि मेरे पारिवारिक वैसी पृष्ठभूमि रही है कि सामाजिक सरोकार, लोगों की सेवा करना, ये परिवार का शुरू से था। तो मन में इच्छा मेरी भी थी कि मैं भी इसी लाइन में जाऊं। तो 12वीं साइंस बायो का स्टूडेंट होते हुए भी फिर मैंने यही चुना कि नहीं, मुझे तो राजनीति में जाना है। तो इसलिए 2011 में मैंने कॉलेज छात्र संघ चुनाव लड़ा और आप जैसे बड़े भाइयों के आशीर्वाद से और काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, उससे मैं 2011 में कॉलेज प्रेसिडेंट बन गया। कॉलेज प्रेसिडेंट बनने के बाद में मन में एक चीज़ थी कि नहीं, अपने को आगे भी राजनीति में भी जाना है और कुछ अपने लोगों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए एक डेकोरम तैयार करना है, जिसे आम गरीब किसान व्यक्ति जो लास्ट पंक्ति के बच्चे हैं, वो भी कम से कम ये सोचे कि हम भी एक दिन कुछ न कुछ कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण बड़े भाई साहब आप हो ही, पेमाराम जी। पेमाराम जी ने भी बहुत संघर्ष किया। पेमाराम जी के पिताजी भी, मैं पूरे तेजल मीडिया के माध्यम से थारवासियों को कहूँगा कि इनके घर में कोई बिजनेस नहीं था, इनके घर में भी कोई पुराना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन पेमाराम जी ने अपनी जुबान से, अपने व्यवहार से आज बाड़मेर में जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। आपके दादाजी लखमाराम जी तो मालानी के बड़े बिल्कुल, चौधरी थे। मेरे दादाजी जिंदगी भर जितने तक जिंदे रहे, 2008 में उनकी डेथ हुई। उससे पहले तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा लोगों की सेवा का में निकाला और ऊपर वाले की दया से, मेहरबानी से, मेरे खड़ीन गाँव ग्राम वासियों की मेहरबानी से 3 बार उन्हें सरपंच बनने का भी मौका मिला। और सरपंच तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो आड़ हमारे मालानी में एक पंच के तौर पर गिने जाते थे और सर्व जातीय पंच थे। उन्होंने कभी किसी एक जाति की, एक संगठन की या एक सीमित एरिया में कोई पंचायती नहीं की। उन्होंने न्याय के लिए हमेशा वो बड़ लड़े, न्याय के लिए खड़े रहे, शिक्षा के लिए खड़े रहे और मेरा परिवार शिक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहे। आपके बिल्कुल, पिताजी भी मल्लाराम जी बिल्कुल। भी तो डीओ से रिटायर्ड हुए। मेरे पिताजी भी डीओ से रिटायर्ड हुए बाड़मेर से और 1982 में उस टाइम मजिस्ट्रेट पोस्ट पर डायरेक्ट लेक्चरर, उस टाइम बाड़मेर में, और वो भी किसान परिवार से 2-3 व्यक्ति ही थे, उनमें मेरे पिताजी थे। और मैं बचपन से देखता आया हूँ कि आज के टाइम तो क्या है कि सरकार ने काफ़ी सुविधाएं कर दी, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेल्फ अटेस्टेड हो गए। पेमाराम जी को बताना चाहूँगा कि उस टाइम मेरे घर पे लाइन लगती थी साइन करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड करवाने के लिए। क्यों? किसानों के बच्चों का कौन करता था? वो कोई जाए कि मूल निवास पर कर दो या इनकम वाले पे कर दो, कौन करे? लेकिन वो आंख बंद करके कर रहे थे कि नहीं यार, मेरे बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए। और उन्होंने, एक उनका व्यक्तित्व था कि उन्होंने 30 साल इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड है, उसमें 30 साल रेगुलर नौकरी की। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। आज दिन तो ये स्थिति है कि थर्ड ग्रेड टीचर को नहीं रहने देते एक जगह पर। सरकार चेंज होते ही उनको हटा देते हैं। उनका व्यवहार था। और 7 साल यहाँ डीओ एज एडीओ के ऊपर यहाँ बाढ़ में डीओ ऑफिस में रहे। तो उस टाइम भी 2 सरकारें चेंज हुई, लेकिन उन्होंने को हटाने के लिए किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उनका व्यवहार ये सही था। ये मल्लाराम जी और चाचा ताऊ भाई कितने आपके? मेरे दादा के 4 पुत्र थे। मेरे पिताजी तीसरे नंबर हैं, सबसे बड़े थे वो पुलिस में थे,
मुंशी से रिटायरमेंट हुए, उसी क्या नाम? बख्ता राम जी। वो अब मेरे दादा के पीछे राजनीतिक पंचायती का जो एक सिलसिला था न्याय का, उसमें वो मेरे ताऊ जी बिल्कुल उस रोल को निभा रहे हैं, और जो लोग बुलाते हैं उनके लिए आधी रात को हाजिर रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में ताऊ जी थे मूला राम जी, वो रेलवे में नौकरी कर रहे थे, वो भी रिटायर्ड हो गए। मेरे पिताजी एज एडीओ रिटायर्ड हो गए, और मेरे छोटे सा चाचा थे, वो अभी पिछले साल ही रिटायर्ड हुए हैं, किस पद से? वो टीचर थे। तो पूरा परिवार, दादाजी ने तो पूरे परिवार को ही पढ़ाया लिखाया, सबको नौकरी ये लगा दिया। उदाहरण है, बिल्कुल, चारों बच्चे सफल लेखमाराम जी। बिल्कुल, चारों बच्चे सफल, और चारों बच्चे ही नहीं साहब, पूरे गांव में, मेरे गांव में एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं हो। खड़ी में। बिल्कुल, मेरे गांव के हर गांव। कितने भाई? हरी जी और आप दो भाई? मैं दो भाई है, मेरा बड़ा भाई है हरीश, वो लेक्चरर है, और मैं आप लोगों की वजह से सरकारी सेवा में भी हूँ, और प्रयास कर रहा हूँ कि मन में एक इच्छा तो राजनीतिक भी है, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी राजनीति कॉलेज वाली जो है लगातार चला रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति कॉलेज वाली चला रहा हूँ। पिछले बार मैंने गांव में, मेरे मदर ने चुनाव भी लड़ा था सरपंच का, तो उसका चेहरा भी मैं ही था, चुनाव तो मैंने ही लड़ा था। तो वो भी गांव लोगों की सेवा के लिए विचार था, थोड़ा बहुत वोटों से रह गया मैं, कई कारण रहे उसमें। तो अब ये है कि मन में मनसा यही है कि जो विजन। जो दादाजी की एक सोच थी, उस सोच को आगे लेके जाना, लोगों की सेवा करना, लास्ट पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना, यही अपना सबसे बड़ा विजन है। छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए आपके अच्छा क्रेज था, आज भी सामाजिक सरोकार में आप पैसे भी देते हैं। योगदान मतलब सब तरीके का होता है, जाना योगदान, पैसे का योगदान, मोटिवेशन का योगदान, सब जगह आप हाजिर रहते हैं। हाँ, आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद रहा कि राजनीति में रहते हुए मैंने, मन में मेरा एक विजन था, 2007 में 12वीं करने के बाद में ही मैंने खुद के बिजनेस के बारे में सोचा कि मुझे खुद का पैसा कमाना है। पारिवारिक स्थिति ठीक थी, बैकग्राउंड भी अच्छा था, लेकिन नहीं, परिवार के सहयोग से नहीं करके अपने खुद का बिजनेस करना था। तो मैंने खूब सारे काम में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन अंतिम मंजूर था भाग्य को कि तू ठेकेदार बनेगा। तो मैंने चाहिए, मैं अभी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, और अच्छा काम है ऊपर वाले की दया से, और इतना मिल जाता है कि अपने पास आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते। कोई कभी कहीं बुलाता है तो अपने से जो होता है वो सहयोग करते हैं, और बाकी तो संतोष ही धन है, जो आप जैसे दोस्तों ने और बड़े भाइयों ने मेरे को एक गुरु मंत्र दे रखा है। तो संतोष तो है कि अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन भगवान से दुआ मांगते हैं कि सुबह उठते एक ही दुआ करते हैं कि अपने घर पे कोई आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना पड़े, अपने से जो सामर्थ्य होगा उसकी मदद होनी चाहिए। कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब युवाओं के लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? युवाओं के लिए ये संदेश है कि आज के युवा थोड़े रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में काफी उल्टे सीधे कामों में चले जाते हैं, और वे अपने करियर को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे उन साथियों से निवेदन करूंगा कि मैंने 2007 से 2024, लगभग 16-17 साल हो गए सर, 17 साल मैंने भी मेरे धंधे में, बिजनेस में मैंने समय दिया। तो आज भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो करना चाहिए। मन में मेरे भी खूब ख्वाब है, वो पूरे अब कुछ हुए और कुछ नहीं हुए, लेकिन उसके लिए मैं एक सही ट्रैक पे हूँ। मैंने कभी जिंदगी में गलत ट्रैक नहीं पकड़ा। कई मौके आए जब मुझे लालच भी दिया, कई मेरे साथियों ने भी कुछ बताया कि नहीं इस लाइन से 2 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जिस चीज में गलत लाइन है, मतलब अनर्गल पैसा, वो अपने को नहीं चाहिए। अपने घर में बरकत वही करेगा जो अपना मेहनत का, ईमानदारी का, और किसी का बिना दिल दुखाए पैसा लिया है। अगर अपने से कोई जुड़ा हुआ है, अपने से कोई जुड़ता है, तो वो अपने से दूर जाने के बाद रोना नहीं चाहिए, वो अपने से दूर जाने के बाद हंसना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि नहीं फलाना आदमी ठीक था। यही कमाई है, और क्या जाएगा साथ में। इस पोस्ट कोविड के बाद में तो कुछ पता चलता ही नहीं है, पेमा राम जी 1 मिनट में अभी बात की थी कि आदमी सही है, दूसरी देर में तो गया। तो ऐसे पैसे का क्या करना जिस पैसे से अपन किसी की आय ले, अपने को। दार्शनिक बातें कर रहे हैं, दार्शनिक। नहीं, ये दार्शनिक बातें नहीं है, मेरे पारिवारिक संस्कार है। मेरे दादाजी, मैं बच्चा था, छोटा था, बिल्कुल बालक था, तब से ही दादाजी के पास बैठता था। लोग आते थे, मुझे याद है मेरे घर के आगे सुबह जब मैं उठता था तो कम से कम 100 जूतों की जोड़ियां घर के आगे खुली हुई मिलती थी। मतलब इतने लोग मेहमान मिलने के लिए इतने लोग मेरे दादाजी के पास आते थे, और मैं उन लोगों की बातें सुनता था, तो मन में एक इंस्पायर उस टाइम से था, बचपन से था, कि बड़ा होऊंगा तो मेरे पास भी इतने लोग आने चाहिए, उन लोगों की मैं मदद कर सकूं। तो आज भी भगवान की दया से आते हैं। अब तो क्या है, आने का काम कम हो गया और फोन का मामला ज्यादा हो गया। तो दिन भर लोगों के फोन आते हैं काम करने के लिए, ये वो फलाना ढिमका। तो मेरी तरफ से कभी किसी को ना नहीं देता, जो होता है मेरे सामर्थ्य से मदद करता हूँ। और कोशिश ये है, इच्छा ये है कि लोग मेरे पास आए,
कई लोगों की इच्छा होती है कि कोई मुझे फ़ोन नहीं करे, मैं मेरी पर्सनल लाइफ़ जीऊँ। मुझे पर्सनल लाइफ़ जीने का कोई शौक नहीं है। मुझे सामाजिक जीवन जीने में अच्छा लगता है और सामाजिक जीवन में रहते हुए अगर किसी का भला हो सके तो अपने से करना चाहिए। स्टूडियो में 3 मेहमान हैं आज, रमेश जी मोट, बांकाराम जी और प्रमोद जी डोकिया। तो बांकाराम जी से भी बात करते हैं। हालाँकि मैं बहुत पुराना बांकाराम जी का दोस्त हूँ। जब 9th में मैंने यहाँ रूम लिया आपके पड़ोस में, 2 बार आप पार्षद रहे। आपके पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, साधारण तरीके से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही बांकाराम जी आज भी है। कुछ परिवर्तन आया? राम राम। सबसे पहले तो पेमाराम जी आपको और तेजल मीडिया के सभी दर्शकों को। और आज अंग्रेजी नव वर्ष है तो उसका शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और जय श्री राम। बांकाराम जी वही है, बदले? अ, मेरे से बेहतर तो आप जानते हो कि मैं बदला हूँ, क्योंकि आप मेरे को बचपन से देखते आ रहे हो। जब शुरुआती एजुकेशन मेरा जोधपुर में हुआ, फिर 92-3 के अंदर मैं बाड़मेर आया और फिर शायद उसी समकक्ष आप भी यहाँ बाड़मेर में पढ़ने आए थे। 93 93 में, 93 में तो आप भी आए थे, तो वो पहचान थी। फिर शायद आप वापस गांव चले गए या बात तो सेकंड हो गई हमारे स्कूल। अच्छा सेकंड हो फिर गई। मैं 11वीं वापस आया। वापस आया, फिर आपने राजनीति में हाथ आजमाया, कॉलेज की राजनीति में भाग लेते थे और मुझे भी शौक था राजनीति का, ठीक है, अपने लोगों की मदद करने का। तो सीनियर के बाद जब सीनियर में पढ़ते थे तब भी कॉलेज की राजनीति में इंटरेस्ट लेते थे, जाते थे। और अब तक जो कॉलेज के चुनाव होते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत जो भी जैसी बनती है भागीदारी लेते हैं। और आपने भी कॉलेज की राजनीति में इंटरेस्ट लिया था और उस समय इलेक्शन भी शायद कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया और आप अखंड अध्यक्ष बन गए थे सबकी नजर में ठीक है ना। तो आप एक ही भाई? हाँ, मैं एक भाई हूँ। पिताजी रेलवे में थे मुलाराम? हाँ, मेरा गांव वैसे पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट नजदीक 10-12 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे रोड, लाइट, पानी, जो सारी मूलभूत समस्याएं होती है वो उस समय थी। आज भी है। वैसे अब अभी अभी कुछ रोड है अब बनी है। अब जो अ, काफी विकास हुआ है, चेंज हुआ है, तो पर उस समय वहाँ बॉर्डर पे थे तो उस समय भी मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता और सबको, उनके मेरे दादाजी को, और उन्होंने पापा जी को इस काबिल बनाया कि वो वहाँ से गांव छोड़ के जोधपुर गए और वहाँ पे नौकरी लगे। उन्होंने अपनी सारी नौकरी जोधपुर में की और वहीं से रिटायरमेंट हुए। तो हम भी शुरुआत में पापा जी के साथ ही रहे। मेरी 3 बहन है और एक मैं भाई हूँ, तो सबको पढ़ाया। बड़ी बहन है, टीचर है, और दूसरी बहन भी बीए ग्रेजुएट है। और जीजा जीजा जी जी, बंदाराम जी हाँ जीजा, पुलिस में है। हाँ पुलिस में एएसआई है। दूसरे छोटे जो 2 जीजा जी आर्मी में रिटायर होके आए, एक रिटायर होके आए हैं वो अभी पुलिस में है और एक आर्मी में भी सेवा दे रहे हैं देश के लिए। मतलब वेल एजुकेटेड परिवार। ठीक है, एक आम साधारण किसान परिवार के हिसाब से जो जो एकदम बढ़िया है। 2 बार जनता ने मौका दिया, पार्षद आप रह चुके हो, कार्यकाल ही पूरा हो गया दूसरा। हाँ, जनता ने मौका दिया, राजनीति में इंटरेस्टेड थे। फिर जैसे 2014 से पहले वाला इलेक्शन था तो उस समय इंटरेस्ट लिया था, तो यहाँ हमारे जो पार्षद खड़े हुए थे उनका सहयोग किया था। तो वैसे राजनीतिक जानकारी तो मिलती थी और सेवा करने का मन में एक जज्बा था। फिर 2014 के इलेक्शन के अंदर पास पड़ोस वालों ने, साथियों ने, दोस्तों ने, सबने कहा कि आप हर बार अपन को कुछ न कुछ करते हैं तो अब की बार अपन खुद ही करें कुछ, हम क्या करके दिखाते हैं। तो हमने टिकट मांगी। तो हो सकता है नए थे, टिकट मिली नहीं, क्यों उस समय तो अ, कोई पार्टी वाला था नहीं फिक्स और पहली बार गए थे, तो उन्होंने टिकट नहीं दी और उन्होंने पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को टिकट दे दी। फिर हमने सबने मिलके और पड़ोस वालों ने सबने सहयोग से कहा कि आप निर्दलीय लड़ो, तो निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और बहुत बढ़िया अंतराल से। मतलब मेरे सामने एक निर्दलीय कैंडिडेट था और 2 राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के, उनको सारे वोट मिला के जो मिले उससे भी मेरे को ज्यादा वोट मिले। मैं मान लो उनके सारे वोट मिला के भी मैं जीत एक रहा। तरफा जी। हाँ, बढ़िया, अच्छी सबका सहयोग रहा। फिर सेवा करने का मौका मिला। फिर उस समय भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड था और मुझे कई ऑफर भी आए कांग्रेस
के बोर्ड के अंदर सदस्य बनने के, तो फिर मैंने अपनी जो लोगों ने जो साथ दिया उनकी सबकी जन भावना को देखते हुए बीजेपी को सपोर्ट किया, कांग्रेस के हाथ में नहीं गया। और उस समय मेरी भी सोच थी, कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है राज्य में, और किसान परिवार से हम 2 पार्षद ही वे शहर में आते हैं, जो 2 वार्ड, बाकी वाले एरिया नगर परिषद के अंदर है नहीं। तो कम से कम अपना कोई लोग आए जो किसान वर्ग से बाहर के लोग भी, जो नगर परिषद में चाहे नहीं है, हाँ नहीं, नगर परिषद के अंदर एरिया नहीं आता है, पर सारा उनका काम नगर परिषद रहता है। तो मैंने बीजेपी को सहयोग देना अच्छा समझा, उनको कम से कम अपने लोगों को जवाब दे सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं। दूसरी बार पार्षद किस पार्टी से बने? दूसरी बार बीजेपी ने मेरे को टिकट दिया, और दूसरी बार भी मैं उनकी आशाओं के अनुरूप जीता, क्योंकि सरकार प्रदेश में उस समय कांग्रेस की आ गई थी, और फिर बोर्ड वापस कांग्रेस का बन गया। तो आप सरकार के खिलाफ भी रहे, आप खुद तो दोनों कार्यकाल में। कार्यकाल दोनों मेरे सरकार के, राजस्थान सरकार के तो खिलाफ ही रहे। सरकार के खिलाफ नहीं, दो नहीं रहे ना, एक तो मैं बीजेपी के उस समय था ना, निर्दलीय था, तो भी बीजेपी को मैंने सपोर्ट किया था। तब पालिका में कांग्रेस का बोर्ड था। हाँ, बोर्ड दोनों बार, हाँ दोनों बार। सही है। स्थानीय सरकार तो आपके खिलाफ है। स्थानीय सरकार खिलाफ थी, पर अपना व्यवहार सबसे मिलजुल के, और मेरा एक सिस्टम था कि सभी को साथ लेके चलो, 36 कौम के लोगों के साथ, यही मेरी मतलब रीति नीति, और मेरा मतलब ये लोगों से प्रेम भाव, दोनों बारीक, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अच्छा काम जानना चाहते हैं कि बाकाराम जी के दिल में अब क्या चल रहा है? अब क्या है, जो लोगों के दिल में वही वो करेंगे। 2 बार भी लोगों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। सोचने में तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है कि मैं ये, जनता के पाले में डाली, जनता के पाले में होती है, अपने पाले में क्या होती है, अपने पाले में गेंद लेके खड़े रहते हैं। तो मेरे सामने उस बार भी 3 थे, अब की बार भी थे, तो गेंद लेके घूमने से कुछ नहीं होता, वो तो जनता तय करेगी उसको क्या करना है, पब्लिक को जो लगेगा अच्छा वो करेगी। बाकाराम जी, प्रमोद जी, रमेश जी मोट, आप युवा नेता हो, पहले से राजनीति में भाग्य आजमा रहे हैं, नए लोग आना चाहते हैं, बिल्कुल नए लोग आने चाहिए, एक स्वच्छ और अच्छी और ईमानदार राजनीति के अंदर लोगों को आना भी चाहिए, और युवाओं की जरूरत भी है, नई पीढ़ी भी तैयार होनी चाहिए, और होता है सिस्टम में, वो तो प्रकृति का सिस्टम चला आया, तो होना भी चाहिए, और युवा आने भी चाहिए, नए राजनीति बिल्कुल आने चाहिए, भाग्य आजमाना चाहिए। क्या जरूरी है राजनीति में युवा आए, उनके लिए क्या जरूरी बात है? उनके लिए तो सबसे जरूरी बात है कि राजनीति में आप आते हो तो 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ेगा, सबका सहयोग करना पड़ेगा, और लोगों को यूं दिल में लगे कि कम से कम अपना आदमी वहां पे बैठा है जो अपना काम करेगा, उसको आशा हो, और हम उनकी आशाओं पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करें। 100% काम तो MP MLA उनके खुद के पर्सनल नहीं होते, तो ऐसा नहीं है, पर हमारे दिल के अंदर ये कोशिश रहनी चाहिए कि उनके ऊपर हम कर सके कुछ, और उनके काम करने की अपने को पूरी मेहनत करनी चाहिए। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि इस बंदे ने, इसके पास हम गए, इसने पूरी मेहनत की, और उनके काम हो जाए तो भी ठीक, कोई भी नहीं भी हो तो वो उसके दिल में लगे कि भाई इसने मेरे को मना नहीं किया, ना किसी को नहीं देना, जाओ उनके साथ चलो, और उनका जहां तक हो सहयोग करो लीगल। और दूसरी बात राजनीति में एक है, कभी भी राजनीति में यदि आपको लंबा चलना है, सबको साथ लेके चलना, भाई भतीजावाद वाला सिस्टम नहीं चलेगा। सही बात है, लीगल बात है, चाहे अनजान व्यक्ति आ जाए, लीगल बात है तो उसका सहयोग करना, और अपना कितना भी भाई भी हो, गलत काम कर रहा हो, मैं इस दौर से गुजरा हूँ, कई बार मेरे को ऐसे मौके आए हैं जब इस कसम फंसा हूँ, एकदम निजी नजदीक धर्म संकट आता है, पर सार्वजनिक हित को देखते हुए कि सार्वजनिक हित के लिए मुझे अब परिवार दोस्त को भी छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाकाराम जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं तेजल मीडिया के सभी फॉलोअर्स और पूरे भारतवर्ष के सभी देशवासियों को नए साल की बधाई दूंगा, और टीम तेजल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ मौका दिया कि हम अपनी बात रख सकें। मेरा नाम रमेश मूंड है, मेरा गांव मोतियोनियों का तला बाड़मेर विधानसभा में ही है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी जो स्कूलिंग है वो बाड़मेर से हुई है, उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद मैं एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 4 साल मैंने अपनी सर्विस दी है, और उसके बाद मैं वापस आया हूँ अपने गांव, अपने देश, अपने लोगों के बीच। तो सर मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मेरा व्यू पॉलिटिक्स को लेके बिल्कुल अलग था, मतलब मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स को फॉलो तो नहीं करता था,
लेकिन मेरे कुछ रोल मॉडल्स थे। मैं गंगाराम जी को मतलब उनको एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज अ लीडर देखता था। आज के समय में लीडर्स की कमी हुई है और पॉलिटिशियन ज्यादा बढ़ गए। तो हम वहां बैठ के अक्सर लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई वहां जाके उस चीज में सुधार नहीं करना चाहता था। तो पिछले सरपंचों के इलेक्शन में मेरे पिताजी ने सरपंचों का इलेक्शन लड़ा। पिताजी क्या नाम? मेरे पिताजी का नाम किस्तूरा राम जी चौधरी है। वो रिटायर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजर हैं। तो उन्होंने चुनाव लड़ा। पक्ष जो उसका निर्णय था वो हमारे पक्ष में नहीं रहा। उस टाइम मैं सर्विस में था, मैं इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था। लेकिन मैं जब भी गांव आता था तो मेरे आसपास के लोग जो मेरे परिवार पड़ोसी थे वो जब बात करते थे तो वो गांव की समस्याओं के बारे में बात करते थे। तो हम तो वहाँ बड़े शहरों में रहते थे, उन चीजों से इतना रिलेट नहीं कर पाते थे पहले, लेकिन जब उनके बीच में आए तो पता चला कि एक व्यक्ति जिसके 3 साल से घर में लाइट नहीं है, पानी उसको आज भी दूर से लेके आना पड़ रहा है। तो जिन चीज को हम एक ऐसा मान के बैठे कि ये तो होना ही है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। वो उस चीज तक आज तक पहुंच ही नहीं पाए, वो उस चीज को अब तक अनुभूत नहीं कर पाए। मैं मतलब मेरे गांव में आप मानोगे नहीं सर, आज भी अगर कोई व्यक्ति किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसको शमशान घाट में ले जाने के लिए पास वाले गांव में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे गांव में जो शमशान घाट के लिए जो है जमीन जो है उस जमीन पे रास्ता नहीं है। वो एकदम ऐसी ऑफ रोडिंग जगह है जहाँ किसी व्यक्ति को लेके जाना आसान काम नहीं है। ये दर्द है, ये दर्द ये जो सामान्य चीजें होनी चाहिए राजनीति। जी जी सर, बिल्कुल। मतलब कोई कहीं से राजनीति लेके पैदा नहीं होता, कोई आपके अंदर वो चीजें कहीं से भरी नहीं जाती, वो आपके अंदर होती है। तो मैं जब आया, मैंने मेरे लोगों का दर्द देखा तो मुझे लगा कि मुझे पूरे देश में जाके सुधार करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं मेरे परिवार तक सीमित था, फिर मेरा गांव मेरा परिवार बन गया। तो आज के समय मैं ये मानता हूं कि अगर मैं मेरे गांव में वो बदलाव कर दूंगा, वो सारी चीजें जो मतलब उनको लगना चाहिए कि हाँ ये चीज हमारा हक है और हमको मिल गया, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैंने मेरी जिंदगी में वो चीज करी। और मतलब मैं धन्यवाद दूंगा मेरे पिताजी को कि उन्होंने बचपन से ही मुझे हमेशा मतलब एकदम फ्रीडम दी है कि बेटा अपने निर्णय आप खुद लो, आप किसी के प्रेशर में आके ये बड़ी चीज है। वो बाउंड होके। तो मतलब उन्होंने क्लास 10th के बाद से कि बेटा अपना सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है खुद चूज करो, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको क्या करना है वो आप खुद चूज करो। आप अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। जी सर, ये एजुकेशन है सर, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे गुरुओं ने स्कूल में जो दी है, आज उसी का रिफ्लेक्शन है कि मैं सबके सामने ये बात कह पा रहा हूँ। तो जब कॉलेज में थे तो उन्होंने कहा बेटा अपना कॉलेज खुद से चूज करो। जब जॉब में गए तो उन्होंने कहा प्रोफेशन खुद से चूज करो। मतलब मैंने 2017 में सर आइल्स क्लियर किया है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाके अच्छी जॉब कर सकता था, पढ़ाई कर सकता था, मेरे अच्छे मार्क्स थे। पर फिर मैंने चूज किया कि नहीं, मुझे गाँव के लिए कंट्री को सर्व करना है। तो पहले मैंने फोर्स में जाना चूज किया। तो जब वहां थे तो मुझे लग रहा था कि मैं देश को तो सर्व कर रहा हूँ, पर जब मैं वापस यहाँ पे आता तो देखता मेरे आसपास के जो लोग हैं अगर वही ठीक नहीं है, तो मैं अगर उन तक अपनी वो चीजें नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो मेरी वो सर्विस वहां ना दे के मैं अगर यहाँ दूंगा तो जिंदगी में वो उन लोगों के मतलब अंदर से बोल रहे सब मुंडो आशीष नहीं दे लेकिन और आशीष देला। तो मैं सब अगर ए चीजों वास्ते कर दूं तो वहां और आशीष दे। तो मैं आज भी गांव के लिए मतलब जितना मुझसे हो सके मैं मेरे गांव के हर व्यक्ति के लिए तो इस जहां मुझे बार जाना पड़े- पिछली बार पिताजी ने चुनाव लड़ा, जी सर। इस बार आप लड़ने के मूड में? वो तो सर अब जनता पर है। हाँ। चुनाव व्यक्ति खुद तो लड़ नहीं सकता, जब अगर डिटर्मिनेशन पक्का है। हाँ डिटर्मिनेशन है सर, अपन कोशिश करेंगे पूरी। पर अपने भाइयों ने, गांव के बड़े बुजुर्गों ने चाहा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे भी, और हो सका तो गांव के लिए जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे सर। लेकिन जो जीवन है आपका जी सर। संघर्षों भरा, और फौज में जाके आप आए, जी सर। और आज 3 युवा लीडर है, तीनों ही संघर्ष के साथी है, और बचपन से जानता हूँ, आपको थोड़ा सा कम जानता हूँ, और ये तो मेरे बचपन के दोस्त है। इसका मतलब नई पीढ़ी बड़ी जागरूकता के साथ सेल्फ स्टैंड हो रही है और निर्णय खुद ले रही है। सर मतलब मैं ये मानता हूँ जो शिक्षा है वो मतलब आप अच्छी एजुकेशन लेके और जॉब लगो ये जरूरी नहीं सर। शिक्षा एक अच्छे व्यक्तित्व को निखारती है। अगर आप अच्छे शिक्षित हो तो आप बिजनेस में जाओगे, तो आप अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है आप बिजनेस समझ पाओगे। तो वो चीजें, एजुकेशन अगर आपके पास है तो सारी चीजें अपने आप में पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर अपन सब लोग शिक्षा पे फोकस करते हैं तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। युवा भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि अगर कुछ बदलने की आवश्यकता है तो आप अपने रोल मॉडल्स को बदलिए। ये जो इजी मनी कमा के जो कुछ लोग जिनको आप ऐसे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो और अपने रोल मॉडल समझते हो। यहाँ मेरे फोटो लगे हुए, तेजा जी का, जी सर। कलाम साहब का, जी सर। चौधरी चरण सिंह का, और बाबा साहब, जी सर। मेरे स्टूडियो जी। बाहर आप देखेंगे तो 1000 तस्वीरें आपको मिलेगी सर, मगर लेकिन यहाँ इनको स्थान दिया गया। तो सर ये जो स्थान है ना, ये व्यक्ति के जो दीवारों पे है, जो जिस तरह आपके दिल में है, अगर सबके दिल में होगा
तो हमें रोल मॉडल्स खोजने नहीं पड़े सर, हमारे आसपास रोल मॉडल मिलते हैं हमको। अब दिन में आप 4 रोल मॉडल से मिलोगे, आपको समझ में आएगा कि मैं अगर इस इंसान की तरह व्यक्ति, ये जीवन का ये पार्ट अगर मैं इसकी तरह जीऊं तो मतलब मैं अपने आप में संतुष्ट रहूंगा। तो रोल मॉडल अगर बदल लेंगे तो जरूर सब आगे बढ़ेंगे सर। और अगर सब अपना इंडिविजुअली विकास हो जाएगा तो ये छोटी मोटी समस्या मेरे हिसाब से इतनी नहीं रहेगी। समाज सेवा कैसे की जा सकती है? केवल आर्थिक पैसे देके या दिल से खुद की सेवा देकर? आप सर मतलब खुद को समर्पित कर दो, पूरा बस आप जितना आपसे हो सके वो करो। हर आप रूप में। हर रूप में, मतलब आप फिजिकली प्रेजेंस होने चाहिए, आप मेंटली प्रेजेंस होने चाहिए, और आप अगर आपसे हो सकता है तो आप फिनेंशियली भी प्रेजेंस होने चाहिए। मतलब जितना आपसे हो सके कि भाई हाँ ये इसका मैक्सिमम था, ये इसकी सबसे बड़ी चीज थी जो इसने दे दी, चाहे वो उसका समय रहा हो, चाहे वो वहां उसका फिजिकली रूप से प्रेजेंट रहना रहा हो, या फिर फिनेंशियली अगर उससे हो सका तो करना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।